प्लासी की जंग से कुछ समय पहले नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने आने वाले इतिहास की दिशा बदल दी। मेहताब राय और स्वरूप चंद, दो मशहूर मारवाड़ी साहूकार को दरबार में बुलाया गया। नवाब ने उनसे करोड़ों रुपए की मांग रखी, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनते ही सिराजुद्दौला का चेहरा तमतमा उठा। खुद नवाब के चचेरे भाई गुलाम हुसैन खान इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि गुस्से में नवाब अपनी जगह से उठे और सबके सामने सेठ को थप्पड़ मार दिया। यही नहीं, भरे दरबार में मारवाड़ियों को यह धमकी भी दी गई कि तुम्हारा खतना गवा दूंगा। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब दी एनार्की में लिखते हैं कि इसी एक बेइज्जती का खामियाजा सिराजुद्दौला ने अपनी पूरी सल्तनत गंवा कर चुकाया। और इसी के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी की ओर धकेल दिया। जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है, दिमाग में एक तयशुदा तस्वीर बनती है। तोपों से लैस जहाज, लाल कोट पहने अंग्रेज सिपाही और एक व्यापारिक कंपनी जिसने पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीर गलत नहीं है, लेकिन पूरी भी नहीं है, क्योंकि कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं थी। उसका असली हथियार था पैसा, और वो पैसा छिपा था हिंदुस्तान के सेठों की तिजोरियों में। आज की कहानी उन भारतीय साहूकारों की है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंस किया। ऐसे लोग जो एक वक्त में इतने ताकतवर थे कि उन्हें जगत सेठ यानी दुनिया का बैंकर कहा जाता था। 18वीं सदी का हिंदुस्तान। मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। औरंगजेब की मौत के बाद हालात तेजी से बदले। जो सूबेदार कभी दिल्ली के फरमान का इंतजार करते थे, अब खुद को स्वतंत्र शासक मानने लगे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, दक्कन, हर इलाका अपनी रियासत खुद चला रहा था। लेकिन सत्ता चलाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी थी, पैसा। सेना का खर्च, दरबार की शान और शौकत, किलों की देखरेख, सब कुछ धन पर टिका था। आमदनी आती थी लगान और टैक्स से, लेकिन समस्या ये थी कि लगान साल में एक या दो बार ही इकट्ठा होता था, जबकि खर्च रोज के थे। तो फिर बाकी महीनों में सरकार कैसे चलती? यहीं से एंट्री होती है हिंदुस्तानी साहूकारों और महाजनों की। थॉमस टिम्बर अपनी किताब द मारवाड़ीज में इस सिस्टम को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब भी किसी नवाब या राजा को पैसों की जरूरत होती, वो इन्हीं बैंकरों के पास जाता। ये लोग एडवांस में रकम देते, और जब लगान वसूला जाता तो सरकार सबसे पहले इन्हीं का कर्ज ब्याज समेत चुकाती। यानी हकीकत में यही लोग सरकार का खजाना थे। इस फाइनेंशियल दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी थे मारवाड़ी। नाम से ही साफ है कि ये लोग मारवाड़ यानी आज के राजस्थान से आते थे। अंग्रेज अफसर जेम्स टॉड, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, उसके मुताबिक उस दौर में हिंदुस्तान के 90% से ज्यादा व्यापारी और बैंकर मारवाड़ी समुदाय से थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत था नेटवर्क। राजस्थान के छोटे कस्बों से निकलकर ये लोग पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। बनारस, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, पुणे, कोई बड़ा व्यापारिक शहर ऐसा नहीं था जहां इनकी कोठी या शाखा ना हो। और इस नेटवर्क को जोड़ने वाली रीढ़ थी हुंडी। हुंडी एक तरह का क्रेडिट नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज थी। आसान शब्दों में कहें तो अगर दिल्ली का कोई व्यापारी कलकत्ता में किसी को 10,000 रुपए भेजना चाहता, तो कैश ले जाना बेहद जोखिम भरा होता। वो दिल्ली में किसी मारवाड़ी सेठ को पैसे देता और बदले में एक हुंडी ले लेता। ये हुंडी कलकत्ता भेजी जाती और वहां का सेठ बिना सवाल किए उतनी ही रकम दे देता। ये सिस्टम इतना कारगर था कि पैसा हफ्तों नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाता था। हुंडी सिर्फ ट्रांसफर का तरीका नहीं थी, बल्कि एक तरह का बीमा भी थी। सेठ पूरी रकम की हुंडी नहीं लिखता था, बल्कि रास्ते के जोखिम के हिसाब से एक छोटी राशि काट लेता था। अगर ट्रांजैक्शन सफल होता तो वही उसकी कमाई होती, और अगर रास्ते में नुकसान होता तो पूरी जिम्मेदारी सेठ की होती, यानी सारा रिस्क साहूकार का। इसी मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के बीच हिंदुस्तान में कदम रखती है एक छोटी सी विदेशी ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600, 31 दिसंबर, लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसे बनाया। मकसद था पूरब के देशों से मसालों का व्यापार करना। इतिहासकार रूपाली मिश्रा
अपनी किताब अ बिजनेस ऑफ स्टेट में लिखती हैं कि शुरुआत में ये कंपनी न तो बहुत अमीर थी और न ही बहुत ताकतवर। पैसा सीमित था, सरकारी मदद नाम मात्र की थी, लेकिन मुनाफे की उम्मीद में कंपनी ने लंबा समुद्री सफर तय किया और हिंदुस्तान पहुंच गई। कंपनी का पहला बड़ा ठिकाना बना सूरत। उस वक्त सूरत हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त और अहम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। जैसे आज मुंद्रा है, वैसी हैसियत तब सूरत की थी। डच, पुर्तगाली, अर्मेनियन, यहूदी, दुनिया भर के व्यापारी यहां कारोबार करते थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की इजाजत दी, लेकिन जल्द ही कंपनी को समझ आ गया कि असली ताकत तो यहाँ के देसी सेठों के हाथ में है। इतने अमीर कि अकेले दम पर शहर की अर्थव्यवस्था को चला सकते थे। और यहीं से शुरू हुआ कंपनी और भारतीय साहूकारों का वो रिश्ता, जिसने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूदगी 17वीं सदी से ही शुरू हो चुकी थी। हुगली नदी के किनारे कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां बना ली थीं, लेकिन हकीकत ये थी कि बंगाल में कंपनी की हैसियत एक किराएदार से ज्यादा नहीं थी। हर कदम पर उसे नवाब की मंजूरी चाहिए होती थी, और नवाब पर सबसे ज्यादा असर था जगत सेठ का। इसी वजह से कंपनी के लिए जगत सेठ के दरबार में हाजिरी लगाना बेहद जरूरी था। शुरुआत में यह रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल था। कंपनी को बंगाल से रेशम, शोरा और मलमल खरीदकर यूरोप भेजना होता था, और इसके लिए भारी मात्रा में नकदी चाहिए होती थी। ये पैसा जगत सेठ अपनी कोठी से निकालकर कंपनी को मुहैया कराते थे। थॉमस टिम्बर्ग लिखते हैं कि 1718 से 1730 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर साल औसतन 4 लाख रुपए का कर्ज जगत सेठ की फॉर्म से लिया। उस दौर में ये रकम किसी भी लिहाज से मामूली नहीं थी। ऊपर से देखने में ये एक सीधा साधा सौदा लगता है, कंपनी को पैसा, सेठ को ब्याज। लेकिन ये रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा था। जगत सेठ ने जल्दी समझ लिया कि ये विदेशी व्यापारी पैसों के मामले में भरोसेमंद है। वे समय पर कर्ज चुकाते थे और उनके खातों में गड़बड़ी नहीं होती थी। यूरोप का बैंकिंग सिस्टम पहले से विकसित था और कंपनी उसी पर चलती थी। देसी रजवाड़ों के मुकाबले कंपनी ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद ग्राहक साबित हो रही थी। दूसरी तरफ कंपनी को सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा था, जगत सेठ का नाम ही अपने आप में एक गारंटी था। अगर जगत सेठ किसी सौदे के पीछे खड़े हों, तो बंगाल का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उस सौदे को वैध मानता था। इसका फायदा यह हुआ कि कंपनी को लोकल कारीगरों और व्यापारियों से माल उधार पर लेने में भी आसानी होने लगी। सब जानते थे कि कंपनी के पीछे जगत सेठ का पैसा है, यानी भुगतान सुरक्षित है। दिलचस्प बात यह है कि जगत सेठ सिर्फ अंग्रेजों को ही फंड नहीं कर रहे थे। उनके क्लाइंट्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थीं। टिम्बर्ग के मुताबिक वे डचों को हर साल करीब 4 लाख रुपए और फ्रांसीसियों को 15 लाख रुपए तक उधार देते थे। सोचिए, एक ही भारतीय बैंकर यूरोप की 3 सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ फंड कर रहा था, वो भी ये जानते हुए कि ये आपस में कट्टर दुश्मन है। जगत सेठ के लिए ये दुश्मन नहीं, ग्राहक थे। उनके लिए धर्म था सिर्फ व्यापार। कई दशकों तक ये व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रही। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां सत्ता में आए। वे एक समझदार और दूरदर्शी शासक थे। अंग्रेजों को वे मधुमक्खी कहा करते थे। अगर उन्हें छेड़ो मत तो शहद देती रहेंगी, लेकिन छेड़ दिया तो जानलेवा साबित होंगी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को सीमाओं में रखा, और इसी वजह से जगत सेठ के साथ उनके रिश्ते भी संतुलित बने रहे। लेकिन अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मौत हो गई, और बंगाल की गद्दी पर बैठे उनके 23 वर्षीय नाती सिराजुद्दौला। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। सिराजुद्दौला युवा थे, जल्द गुस्सा करने वाले थे और राजनीति में अनुभवहीन भी। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज व्यापारी उनकी जमीन पर जरूरत से ज्यादा आजादी ले रहे हैं। नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी को उन्होंने सीधी चुनौती माना। सिराज ने ठान लिया कि कंपनी को सबक सिखाना होगा। उन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। कंपनी की फौज कमजोर थी और ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कई अंग्रेज मारे गए, कई कैद कर लिए गए। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया गया, और जीत का जश्न मनाते हुए सिराज मुर्शिदाबाद लौट आए। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। उधर जगत सेठ का परिवार ये सब चुपचाप देख रहा था। वे सिराज को पसंद नहीं करते थे। अलीवर्दी खान के दौर में दरबार में जो इज्जत उन्हें मिलती थी, सिराज के राज में वो खत्म हो चुकी थी। विलियम डैलरिम्पल लिखते हैं कि सिराज को हमेशा जगत सेठ की अपार दौलत से चिढ़ थी। उन्हें लगता था कि ये मारवाड़ी बैंकर उनके खजाने से भी ज्यादा अमीर हैं।
इसी वजह से वो बार बार उनसे पैसे की मांग करते रहते थे। और फिर वही घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। भरे दरबार में मेहताब राय और स्वरूप चंद की बेइज्जती। इस अपमान ने जगत सेठ को साफ संदेश दे दिया कि सिराजुद्दौला के शासन में ना उनकी दौलत सुरक्षित है और ना ही उनकी जान। यहीं पर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस नवाब को हटाना ही होगा। उधर कलकत्ता में हार की खबर मद्रास पहुंच चुकी थी। कंपनी के हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मच गई। बंगाल उनके हाथ से फिसलता जा रहा था और कारोबार ठप पड़ चुका था। ये कंपनी के लिए करो या मरो की स्थिति थी। कंपनी ने तय किया कि बंगाल को किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना होगा और इस काम के लिए चुना गया कंपनी का सबसे चालाक, महत्वाकांक्षी और निर्दयी अफसर रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक छोटी सी फौज लेकर मद्रास से बंगाल की ओर निकला, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ सैनिक ताकत के दम पर सिराज को हराना नामुमकिन है। सिराज की सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी, इसलिए क्लाइव ने तलवार से पहले साजिश का रास्ता चुना। उसने सिराज के दुश्मनों से संपर्क करना शुरू किया। ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। जगत सेठ का परिवार पहले से ही बदला लेने को तैयार बैठा था। जल्द ही इस साजिश में शामिल हुआ नवाब की सेना का सबसे बड़ा सेनापति मीर जाफर, अली वर्दी खान का रिश्तेदार और खुद को गद्दी का असली दावेदार मानने वाला मीर जाफर। क्लाइव ने उसे बंगाल के नवाब बनने का सपना दिखाया और मीर जाफर फंस गया। साजिश में एक और अहम नाम जुड़ा, राय दुर्लभ, जो नवाब का खजांची था और सेना के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था। अब सवाल था, इस पूरी साजिश का खर्च कौन उठाएगा? और इसका जवाब था जगत सेठ। जगत सेठ ने क्लाइव को सिर्फ नकद पैसा नहीं दिया, बल्कि भरोसे की गारंटी दी। उन्होंने वादा किया कि मीर जाफर के नवाब बनते ही कंपनी और उसके अफसरों को भारी इनाम मिलेगा, ऐसी रकम जो आज के हिसाब से अरबों में बैठती है। यही भरोसा था जिसने क्लाइव को यकीन दिलाया कि यह खेल जोखिम के बावजूद फायदे का है। साजिश आगे बढ़ चुकी थी और अब इसमें हर कदम पैसा मांग रहा था। फौज की मूवमेंट, दरबारियों को खरीदना और भीतर खाने सौदे पक्के करना, ये सारा खर्च जगत सेठ की जेब से निकल रहा था। इसी दौरान एक नया किरदार सामने आया, अमीर चंद। वो एक बिचौलिया था जिसे इस गुप्त समझौते की भनक लग गई। उसने रॉबर्ट क्लाइव को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साफ कह दिया, अगर 30 लाख रुपए नहीं मिले तो वो पूरी साजिश नवाब सिराजुद्दौला को बता देगा। क्लाइव ने बल से नहीं, चाल से जवाब देने का फैसला किया। उसने दो अलग अलग समझौते तैयार करवाए, एक सफेद कागज पर और दूसरा लाल कागज पर। सफेद कागज वाला असली करारनामा था, जिसमें मीर जाफर, जगत सेठ और कंपनी की शर्तें दर्ज थीं। इसमें अमीर चंद का नाम तक नहीं था। लाल कागज वाला समझौता पूरी तरह नकली था। उसमें अमीर चंद को 30 लाख रुपए देने का वादा लिखा गया था। क्लाइव ने अपने सभी अंग्रेज अफसरों से दोनों कागजों पर दस्तखत करवा लिए। बस एक अधिकारी, एडमिरल वॉटसन ने नकली दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह सीधी बेईमानी है। लेकिन क्लाइव को इसकी परवाह नहीं थी। उसने किसी और से एडमिरल वॉटसन के जाली दस्तखत करवा दिए और लाल कागज वाला समझौता अमीर चंद को दिखा दिया। अमीर चंद खुश हो गया और पूरी साजिश में बना रहा, ये जाने बिना कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। आखिरकार 23 जून 1757 का दिन आया। मुर्शिदाबाद से कुछ मील दूर गंगा नदी के किनारे प्लासी के आम के बाग में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 की फौज थी, भारी तोपें, घुड़सवार और विशाल सैन्य शक्ति। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ करीब 3,000 सैनिक थे, जिनमें से लगभग 2200 भारतीय थे। कागजों पर यह कोई मुकाबला था ही नहीं। सिराज अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर और राय दुर्लभ के अधीन था, लड़ने नहीं, तमाशा देखने आया था। लड़ाई शुरू हुई, हल्की बारिश होने लगी। अंग्रेजों ने अपने तोपखाने और बारूद को तिरपाल से ढक रखा था, जबकि नवाब की सेना ये सावधानी बरतना भूल गई। नतीजा ये हुआ कि उनका बारूद भीग गया। कुछ देर बाद अंग्रेजी तोपें गरज उठीं। ठीक उसी वक्त मीर जाफर ने अपनी चाल चली। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अपनी सेना के साथ पीछे हटने लगा। जब सिराजुद्दौला ने यह देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मीर जाफर को अपने शिविर में बुलाया,
अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी और कहा कि अब उनके बाप दादाओं की इज्जत उसी के हाथों में है। मीर जाफर ने कुरान पर हाथ रखकर वफादारी की झूठी कसम खाई और सिराज को सलाह दी कि आज लड़ाई रोक दी जाए और अगले दिन फिर से हमला किया जाए। सिराज इस सलाह में आ गए और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पीछे हटती हुई सेना में भगदड़ मच गई। क्लाइव इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया। जो हुआ वो जंग नहीं थी, एक तयशुदा खेल था। इस तथाकथित लड़ाई में सिराज की ओर से लगभग 500 सैनिक मारे गए, जबकि क्लाइव की तरफ से सिर्फ 22। हार के बाद सिराजुद्दौला अपनी जान बचाने के लिए ऊंट पर सवार होकर भाग निकले। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से मार दिया गया। प्लासी की जीत के साथ ही क्लाइव एक विजेता की तरह मुर्शिदाबाद में दाखिल हुआ। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया और फिर खुला बंगाल का खजाना। इतिहासकार लिखते हैं कि जब क्लाइव को खजाने में ले जाया गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे सोने चांदी के सिक्कों और हीरे जवाहरातों से भरे पड़े थे। मीर जाफर ने कंपनी और उसके अफसरों को कुल मिलाकर 2.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिए, जो आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए होते हैं। अकेले क्लाइव की जेब में ही करीब 2,34,000 पाउंड गए। इस एक सौदे ने क्लाइव को इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में खड़ा कर दिया। बाद में उसने इसी दौलत के दम पर ब्रिटिश संसद में अपनी सीट तक खरीद ली। लेकिन कंपनी की भूख यहां नहीं रुकी। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, वो राजा बनाने और गिराने वाली ताकत बन चुकी थी। अब उसे ना इंग्लैंड से पैसा मंगवाने की जरूरत थी, ना ही जगत सेठ जैसे बैंकरों से कर्ज लेने की। अब उसके हाथ में था बंगाल का पूरा राजस्व। यहीं से जगत सेठ का हिसाब बिगड़ने लगा। पहले पूरा सिस्टम इस तरह चलता था कि लगान सीधे जगत सेठ के खजाने में आता और वहीं से नवाब को दिया जाता। लेकिन अब कंपनी ने इस सिस्टम को बाईपास कर दिया। अंग्रेज अफसर खुद जमींदारों से वसूली करने लगे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कंपनी के कर्मचारियों ने दस्तक का खुलेआम दुरुपयोग शुरू किया। दस्तक वो पास था जिसके जरिए कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार की इजाजत मिली थी, लेकिन ये छूट सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए थी। अब अंग्रेज अफसर इसी दस्तक का इस्तेमाल करके अपना निजी कारोबार करने लगे। नमक, सुपारी, तंबाकू, सब कुछ बिना टैक्स। नतीजा ये हुआ कि देसी व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जबकि अंग्रेज बिना टैक्स के सस्ता माल बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। नवाब का खजाना खाली होने लगा। मीर जाफर ने जब विरोध किया तो कंपनी ने उसे ही हटा दिया। 1760 में उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम समझदार शासक था। उसने अंग्रेजों की चालें समझ लीं और उनका विरोध करने का फैसला किया। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया और सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू किया। सबसे बड़ा कदम उसने ये उठाया कि टैक्स सबके लिए खत्म कर दिया, चाहे अंग्रेज हों या देसी व्यापारी। ये कंपनी के लिए सीधी चुनौती थी। नतीजा, टकराव, युद्ध और फिर वही पुरानी कहानी। इस दौरान जगत सेठ ने एक बार फिर वही गलती की जो वो पहले कर चुके थे। उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ भी अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। 1763 में मीर कासिम को यकीन हो गया कि जगत सेठ अंग्रेजों से मिले हुए हैं। उसने मेहताब राय और स्वरूप चंद को मुंगेर के किले में कैद कर लिया। एक फ्रांसीसी सैनिक के मुताबिक सेठों ने अपनी जान बचाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक की पेशकश की, लेकिन मीर कासिम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अपने जर्मन भाड़े के सैनिक वॉल्टर राइनहार्ट समरू को बुलाया और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया। इस तरह हिंदुस्तान के सबसे अमीर और ताकतवर बैंकिंग घराने का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी को अब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना था और इसके लिए चाहिए था पैसा, तेज, हर जगह मिलने वाला पैसा। यहीं से एंट्री होती है बनारस के साहूकारों की, गोपाल दास, मनोहर दास। उनकी हुंडियों ने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की लड़ाइयों को फंड किया। जहां जहां अंग्रेजी सेना गई, वहां वहां गोपाल दास का पैसा पहुंचा। वॉरेन हेस्टिंग्स खुद मानता है कि अगर बनारस के बैंकर्स ने उसकी मदद न की होती तो वो शायद जिंदा न बचता। लेकिन जैसे जैसे कंपनी मजबूत होती गई, उसे इन साहूकारों की जरूरत कम होती गई।
19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने अपने खुद के बैंक और ट्रेजरी सिस्टम बना लिए। अब भारतीय सेठ धीरे धीरे गैर जरूरी होते चले गए। कंपनी ने हर जगह यही पैटर्न दोहराया। पहले स्थानीय साहूकारों से दोस्ती, उनके पैसे से कब्जा और फिर उन्हें ही किनारे करना। आखिरकार नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान के ही पैसों से हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया गया। ये कहानी सिर्फ कुछ लालची लोगों की नहीं है। ये उस दौर के टूटे हुए सिस्टम की कहानी है, जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर थी और हर कोई अपनी तिजोरी बचाने में लगा था। विडंबना यह है कि जब तक भारतीय साहूकारों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।